जय भीम आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं मीना कोटवाल जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खुद को पत्रकारिता जगत में स्थापित किया है कई सारे चैलेंजेस के बाद। आज हम उनसे समझेंगे कि बतौर महिला उन्हें पत्रकारिता करने के दौरान किस तरीके से जातिवाद और बाकी की जो सत्तात्मक कुरीतियां हैं उनका सामना करना पड़ा। स्वागत है मीना कोटवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया रजत। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बीबीसी से अपना करियर स्टार्ट किया था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपके बारे में। वहां से जॉब छोड़ने के पीछे एक जातिवादी कारण था कि क्योंकि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो वो क्या पूरा वाक्य था, आपको अगर बता पाए। वैसे तो मैंने, अगर अपनी जर्नलिज्म का करियर बताऊं तो मैंने नेशनल दस्तक से शुरू किया था। अच्छा। बीबीसी से किया था। अच्छा। लेकिन नेशनल दस्तक में बहुत कम समय के लिए मैं रही। हम्म। 5-6 महीने के लिए मैंने वहाँ पे काम किया था। हम्म। और बहुत शुरुआती दिनों में, लॉन्चिंग होने से पहले ही मैंने ज्वाइन कर अच्छा। लिया था। आप कह सकते हैं पहली एम्प्लॉय मैं थी वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी जो थी वो दिमाग में आने लगी, क्योंकि जिस तरह की स्टोरीज होती थी नेशनल दस्तक में, हम्म। या हम्म। जरूरी भी है खैर, कि लिंचिंग हो जाना जाति की वजह से, हम्म। जाति की वजह से मार देना, कोड़ी न चढ़ना, हम्म। बहुत सारी इस तरह की खबरें आती थी। कब किसको हम्म। मार दिया, जैसे अब रोहित वेमुला का मामला उस समय आया था और उसको हम्म। मैंने कवर किया था। तो वो सारे दिमाग में बहुत चीजें आने लगी कि इस जो समाज के साथ हो रहा है, या जिस समाज हम्म। से मैं हूँ, वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हम लोग कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख लें, शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम्म। क्योंकि उस समय भी बहुत सारे दोस्त थे जो जर्नलिज्म में थे, और उन लोगों का कहना था कि एडिटर पोस्ट पे कोई भी नहीं है। जो डेटा भी यही कहता है कि एडिटर पोस्ट पे कोई नहीं है, डिसीजन हम्म। मेकिंग में कोई नहीं है, इतने हम्म। सालों के बाद भी, आजादी के इतने सालों बाद भी। तो वो सारी चीजें भी दिमाग में चल रही थी, तो बहुत नेगेटिविटी समय आ गई थी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कितना ही मेहनत कर लूँ तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। हम्म। क्योंकि जब हमारे लोग ही नहीं हैं तो वो कैसे हायर करेंगे, या कैसे जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा अंदर लगा कि कोई जरूरी नहीं है हम यहाँ रहना। तो फिर मैंने एकेडमिक की तरफ मूव किया, और मैं एमफिल करने चले गई थी लखनऊ से। लखनऊ में मैंने एमफिल किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। फिर वहां गई, और उसी दरमियान जो है बीबीसी में फॉर्म निकले थे। और पहली बार ऐसा हुआ था बीबीसी में कि एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकल रही थी, और 8-9 लोगों की उस समय भर्ती होनी थी। तो उसमें एक मैं भी थी, और मैंने भी वो फॉर्म फिल किया। हालांकि मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे जो पार्टनर हैं उन्होंने कहा कि कर दो, क्योंकि बीबीसी की एक ऐसी इमेज है कि वहां पर इस तरह का कास्टिज्म नहीं होता है, या वहाँ के जो लोग हैं बहुत खुलकर इन मुद्दों पे बात करते हैं। महिलाओं पर बात करते हैं, दलित आदिवासियों पर बात करते हैं, मुस्लिमों पर बात करते हैं। तो वहाँ ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन मतलब तब भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि मुझे अब एकेडमिक में आ गई हूँ तो एकेडमिक में ही मुझे रहना चाहिए, और एकेडमिक में ही मैं करना चाह रही थी। और फॉर्म निकला, और मैंने बिल्कुल आखिरी दिन, मतलब ये लगा लीजिए 5 मिनट पहले ही मैंने फॉर्म फिल करके एकदम सबमिट किया था। और बीबीसी का फॉर्म बहुत लेंथी होता है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने जो फॉर्म भरा था बहुत जल्दी जल्दी में भरा था। मुझे यही था कि मेरा नहीं होगा, एक एक्सपीरियंस नहीं है, और बीबीसी के लिए बहुत एक्सपीरियंस लोग फॉर्म भर रहे थे उस समय। मतलब अभी भी भरते ही हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग भरते हैं। मैंने कहा मेरा कहाँ होगा, नेशनल दस्तक का एक मामूली सा एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे लगा मेरा नहीं होगा। लेकिन मेरे पास एकेडमिक की जो एमफिल तक की डिग्रीज थी, तो वो मैंने फॉर्म भरा, मेरा फॉर्म सिलेक्ट हो गया। और मैंने एंट्रेंस दिया, उसमें जो रिटर्न एग्जाम होता है वो दिया, वो भी पास हो गया। फिर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास हो गया। तो एक एक करके सारी चीजें पास होने लगी। और जब सिलेक्शन हो गया बीबीसी में, और बीबीसी की तरफ कॉल आया, तो बीबीसी को मना करने की मेरी हैसियत नहीं थी उस समय। मैंने सोचा अब हो गया है तो मुझे जाना चाहिए। और वहां से फिर जो है दोबारा से मैंने जर्नलिज्म के करियर की शुरुआत की। लेकिन वहां पे भी वही सारी चीजें झेलनी पड़ी। 2 साल मैंने वहां पे काम किया, और 2 साल में भी मुझे वो सारी चीजें झेलनी पड़ी, जो एक दलित होने की वजह से या हाशिए पे खड़े समाज को आज भी झेलनी पड़ रही है। भले आप कितना भी कह लीजिए कास्टिज्म खत्म हो गया, जातिवाद नहीं है, खास करके शहरों में। लेकिन मैंने तो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में काम किया है, तो वहां पे भी वही लोग पहुंचे हुए जो कास्टिज्म को फॉलो करते हैं। जो आपको लिबरल प्रोग्रेसिव दिखाएंगे बाहर से, लेकिन वो अंदर से कास्टिज्म को फॉलो करते हैं। वही सारी चीजें होती है। तो वो अपने साथ बैठ कर काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई दलित आदिवासी आए और उनके साथ बैठकर काम करे। और वहां से फिर हुआ ये कि बहुत ज्यादा बोलने लगी मैं, और मैंने खुलकर इसका विरोध किया। बहुत ज्यादा खुलकर मैंने लिखना शुरू किया सोशल मीडिया के सहारे। मुझे लगा कि
अगर मैं अभी नहीं लिखूंगी तो शायद मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है उसके साथ भी ऐसा हो, या हो सकता है कि बीबीसी में कोई दूसरी मीना कोटवाल आए। मैंने बीबीसी में रहते हुए जैसे सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की 2 2 बार, तो हो सकता है वो कोई जो आएगा वो अटेम्प्ट कर ही ले, वो बचे ना। मैं बच गई, मैं निकल गई, तो मुझे लगा कि बीबीसी का जो चेहरा है बना हुआ, उसको जो है दिखाने की जरूरत है। तो वो मैंने खुल के लिखा, खुल के बोला, और उसके बाद तो फिर आप जानते ही हैं, अल्टरनेटिव मीडिया में काम किया, बहुजन मीडिया में काम किया, बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन नहीं हुआ, कहीं पे मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे नहीं लिया गया। इसका रीजन ये था कि एक तो दलित हूँ, इस वजह से दलितों को रखा नहीं और जा ऊपर सकता से था। आप बहुत वोकली बीबीसी की आपने खिलाफत की थी उसके अंदर जो जातिवाद है उसका, तो वही वही जो बोलने वाला दलित है, तो फिर तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता, तो फिर हम्म, वो सब जगह से मेरा एक तरह का बॉयकट हो गया, और किसी ने मुझे नहीं रखा। इस तरह मैंने फिर अपना धीरे धीरे उनको शुरू गूंगे किया। दलित चाहिए। हाँ, उनको गूंगे दलित चाहिए जो उनके हाँ में हाँ मिला सके। तो ये सारी समस्याएं हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे फिर बताइए कि आपने बीबीसी ज्वाइन करा, बीबीसी छोड़ दिया, उससे पहले नेशनल दस्तक का आपका एक्सपीरियंस था, फिर बाद में फिर आपने खुद का ये पोर्टल स्टार्ट कर दिया मूक नाइट के नाम से, और वो काफी सक्सेसफुल भी हम देख रहे हैं। और इस काम को करने के दौरान आपको मतलब, क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ आपकी शायद पूरी फीमेल की टीम है, सारी महिलाएं हैं आपके साथ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, मेल भी है। अच्छा, मेल नहीं भी है, मुझे मैंने अपनी में बहुत डाइवर्सिटी रखी रखी है, क्योंकि हम लोग अच्छा। बात करते हैं और हम उसके लिए लड़ते भी हैं कि हर जगह डाइवर्सिटी होनी चाहिए, चाहे वो कास्ट एग्जैक्टली। के नाम पर हो, चाहे जेंडर के नाम पर हो। और जो हमारा देश है, वहां पर आप कास्ट को बाहर नहीं कर सकते डाइवर्सिटी के नाम पे, क्योंकि अगर आप जैसे बाहर देखते हैं कि वो रंग के नाम पर डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं, या धर्म के नाम पर डाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं। हाँ बेटा, हाँ। हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो इसको हम लोग बाहर नहीं रख सकते। और मेरी एक छोटी सी टीम है, और उसमें मैंने कोशिश की है कि डाइवर्सिटी को मैं मेंटेन कर सकूं। तो यहाँ पे दलित भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको आदिवासी भी आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है महिलाएं भी मिलेंगी, आपको पुरुष भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्वियर कम्युनिटी कम्युनिटी के भी मिलेंगे, तो यहाँ पर सब तरह के पशमानदा मुस्लिम भी मिलेंगे, आपको अच्छा, मुस्लिम भी मिलेंगे। तो सभी तरह की हम लोगों ने कोशिश की कि डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक। सॉरी रजत, थोड़ा सा इट्स ओके, डिस्टर्बेंस हो इट्स रहा ओके। था। तो वो सारी मैंने कोशिश की है, और सभी तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि एक एक दो दो लोगों छोटी से भी टीम है ज्यादा तो नहीं उसमें कर। आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बट लोग इट्स बहुत फाइन कि सारे आप अफेक्ट डाल रहे हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। आप एक इवन एग्जांपल सेट कर रहे हैं। इवन मैंने संवरना भी रखा है। मैं नहीं चाहती हाँ, कि जो हमने सदियों से झेला है हम किसी और के साथ करें। हम तो अभी एग्जैक्टली। बराबरी और हक की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी उनसे बदला लेने की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अभी अधिकार की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, तो हम आंख के हम बदले ये आंख नहीं कहते मांगेंगे तो पूरा बराबरी। जहां अंधा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग वो नहीं काम करेंगे, हम लोग बराबरी के लिए मेरा काम मेरा करेंगे। जो प्रश्न था मीना मैम की, बतौर महिला आप जब फील्ड में जाती हैं, जब आप पत्रकारिता करती हैं, है ना, जब आप खबरें लेकर आती हैं, स्टोरीज आप कवर करने जाती हैं, तो वहाँ ग्राउंड पर आपको किस तरह का चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, मैं वो जानना चाहता देखिए, महिला के नाम पे हमेशा रहता है कि चैलेंजेस हूँ। ज्यादा हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो सोसाइटी में है उन्होंने बहुत ज्यादा हवा बना दिया है। अच्छा, एक महिला है तो उसकी सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए। अच्छा, ये पीरियड्स के लिए भी छुट्टी लेगी, कल को शादी के लिए छुट्टी लेगी, कल को बच्चे के लिए छुट्टी लेगी, तो वो सारी चीजें जो है बना दी गई। अब ये एक प्राकृतिक जो है प्राकृतिक है सारी चीजें, तो वो सारी चीजें लेंगी, और मेहनत ज्यादा होती है। महिलाएं हमेशा साबित हो चुका है कि महिलाएं ज्यादा मेहनत करती हैं। सुबह वो उसमें तो किसी को सूरज कोई उगने शक से शुबा पहले होगा ही नहीं। सूरज उगने से पहले वो उठती हैं, सूरज डूबने के बाद जब परिवार का एक एक सदस्य सो जाता है तो उसके बाद सोती हैं। तो उनकी मेहनत करने की कैपेसिटी भी ज्यादा है, वो मेहनत भी ज्यादा करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। तो चैलेंजेस बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मौका मत दो। यहाँ मौके का सारा खेल है। अब अभी तक क्या होता था कि पुरुष ही जो है सारी महिलाओं की आवाज जो है बुलंद करने के लिए झंडा लेकर खड़े हुए थे, महिलाओं को बोलने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे भी वो पैट्रियार्की दिख रही थी। इसी तरह ऐसे ही सवर्णों ने जो है झंडा बुलंद कर रखा था कि हम लोग दलित आदिवासियों की बात करेंगे, हम लोग पिछड़ों की बात करेंगे, उनको कभी मौका नहीं दिया। तो जब मौका मिलेगा तो वो लोग खुद अपनी बात रख सकते हैं, खुद अपनी सारी चीजें रख सकते हैं। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं थोड़े से चैलेंजेस बिल्कुल होते हैं। मैं तो अपनी एक बेटी को लेकर घूमती हूँ, आप लोगों मैं को पता वही ही है। चीज मैं छोटी सी उसी सवाल छोटी पर सी आने बेटी वाला है, था मैं।
3 महीने की बेटी थी मेरी, तब से मैं उसको फील्ड पर लेके घूम रही हूँ, आज वो 2 साल की हो गई है। तो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मुझे ज्यादा लगती है, थोड़ा सा केयरिंग उसकी ज्यादा करनी पड़ती है फील्ड में, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है मैंने काम करना छोड़ दिया, काम हम लोग वैसे भी करते हैं। तो वो चैलेंजेस आते हैं, बाकी वो आप सभी के साथ उदाहरण में आप समझा सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करते हैं। जातिगत रूप से तो हमें वो तो हमारा समझ लीजिए कि हम लोग उसके हैबिचुअल हुआ कि हमें उससे लड़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी बतौर महिला आप जब जाती हैं तो क्या आपको अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आती है? बतौर दलित आपको अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत आती है तो, क्योंकि जब आप किसी स्टोरी में कवर करने जाए तो वहां पर सपोज कि किसी किसी महिला के साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया, आप उस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तो उस समय फिर पुलिस आपको किस तरीके से ट्रीट कर रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका झुकाव उस महिला की तरफ रहेगा बतौर महिला, बतौर दलित, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की जो महिलाओं के हाल आज की डेट में जो स्थिति है तो वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तो उस समय फिर वो पुलिस आपके साथ किस तरीके से डील करती है? क्या वो नॉर्मल जैसे बाकी पत्रकार हैं वैसे ही आपको ट्रीट करती है या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, पुलिस का तो हमेशा बिल्कुल वही, महिलाओं को देख के थोड़ा सा हम्म। ये हो जाता है कई बार कि महिला है तो हम्म। क्या करना चाह रही है, हम्म। इसके सारे, लेकिन ग्राउंड में ज्यादा होता है। पुलिस तो अच्छा। थोड़ा सा पढ़ लिख कर आई है, और उनके हम्म। साथ भी महिलाएं कलीग जुड़ी हैं, तो हम्म। उनको पता है कि महिलाएं भी फील्ड में निकलती हैं और हम्म। बाहर काम करती हैं। लेकिन आप हम्म। जब गांव देहात में जाते हैं, हम्म। वहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं महिला। अच्छा। जैसे कि मैंने एक बार मोतिहारी बिहार में जब इलेक्शन कवर कर रही थी, तो वहां पर जब पीएम मोदी की रैली थी मोतिहारी में, और हम्म। वहां पे वो आने वाले थे, हम्म। तो उस समय क्या हुआ, जब मैं निकली तो कई सारे हम्म। पुरुष जो है गाड़ियां खड़ी हुई थी और पुरुषों की लाइन लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि महिलाओं के भी घर में मुद्दे होंगे, तो हम्म। क्या महिलाओं के जो वोट हैं उनके ऊपर भी आप डिसाइड करेंगे, वो क्या, हम्म। मतलब उनकी क्या मांगे है? तो उन्होंने कहा उनकी तो कुछ भी मांगे नहीं है, जब हम मर्द हैं बोलने वाले हम्म। तो उनकी क्या जरूरत है, हम्म। वो घर में है, हम हम्म। जहाँ कहेंगे वो वहां वोट कर देंगी। तो हम्म। वो एक्सेप्ट नहीं करते कि एक महिला आके उनसे सवाल कर रही है और हम्म। उनके पुरुषवाद को जो है चैलेंज कर रही है। हम्म। इसी तरह जब मैं रैली में गई तो कई सारे पुरुषों, क्योंकि वहां पे पुरुष ही पुरुष दिख रहे थे, आप इस तरह हम्म। की जगह जब जगहों में जाएंगे हम्म। तो वहां पे आपको सारे के सारे आदमी दिखेंगे। वो तो मैं उसका शायद महिला, आपने वीडियो भी अपलोड किया था, वो काफी वायरल भी हुआ था आपका वीडियो। बिल्कुल वहां पे जो बदतमीजी मेरे साथ हुई, हम्म। तो वो सारी चीजें मैंने वो डाली भी थी कि किस तरह से, एक हम्म। तरह से लिंचिंग वाला माहौल बन गया था। वो हम्म। एक्सेप्ट नहीं करते, एक तो महिला, ऊपर से दलित, और हमसे हम्म। सवाल पूछ रही है, इसकी इतनी औकात हो गई। हाँ। तो इस तरह की सारी चीजें भी देखनी पड़ती है, तो उसको भी बचते बचाते हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कई बार लाइव के दौरान ही मुझे, मतलब कोई आता है और साइड में से टच करके चला जाता है, हम्म। छेड़छाड़ करके चला जाता है, तो ये सारी हम्म। चीजें तो, महिला तो मतलब जैसे बाहर निकलती है तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो खुली तिजोरी है, जैसे एक फिल्म में हम्म। डायलॉग भी था, और इसको लूट लो। हम्म। तो हम्म। वही सारी चीजें हमें भी फेस करनी पड़ती है महिला के तौर पे, और और फिर महिलाओं के लिए फिर आज भी। आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? आप किस तरीके से डील करते हो? आप क्या उनको इग्नोर कर देते हो या फिर आप तुरंत वहीं पर प्रतिकार करते हो, फिर उसका विरोध करते हो? क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन रहता है उस पर? जितना होता है इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब हाँ। आप सामने से ही कोई हाँ। हाँ। छेड़े, हम्म। फिजिकली अगर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश हम्म। करे, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसको, हम्म। अगर वो पब्लिक में है तो मैं कोशिश करती हूँ पब्लिक से थोड़ा सा सपोर्ट जो मिल है जाए। हेल्प हाँ। लेने की कोशिश हम्म। करती हूँ। और इस तरह के एरिया में मैं कोशिश ये भी हम्म। करती हूँ कि मैं अकेली ना जाऊं, मैं किसी को साथ में लेकर जाऊं, हम्म। तो वो भी थोड़ा सा रहता है। और दूसरा, पुलिस का नंबर हम लोगों के पास हमेशा ही रहता है, ठीक तो है, तुरंत मतलब पुलिस लोकल को जहाँ कॉल भी जिस करना। एरिया में आप जा रहे हैं वहां पर आप लोकल थाने का आपके पास कॉन्टेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ठीक। तो वहाँ पे वो हम्म। कानूनी हेल्प भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यहाँ पर इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम देखते हैं ये तो हो गया कि जब आप भीड़ में जा रहे हो, जब आप रोडों पर घूम रहे हो, इसके इतर जब भी कोई लड़की, विशेष तौर पर मैं लड़कियों की बात करूंगा, जब भी कोई लड़की किसी संस्थान में जाती है तो आमतौर पर हमें ये सुनने को मिलता है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, हम्म। उनको वहां पर उनका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की जाती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। उन्हें या तो पहले डायरेक्टली उनको ऑफर दिया जाता है कि अगर यू हम आप हमारे हिसाब से चलिए, और अगर वो वहां पर मना कर देती है तो फिर उनको झुकाने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में आपको क्या, जो हमारी जो यंग जो फीमेल्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उस समय उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, डरने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसे टाइम पे समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप अकेले हैं, हम्म, ठीक है, भीड़ में हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन अकेले में होते हैं तो हम्म, कई बार हेल्प नहीं मिलती है, तो उसमें आपको समझदारी से हम्म, कॉपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी है। मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले अपनी जान बचाओ। जान है तो जहान है। हम्म, वहां से किसी तरह समझदारी से, दिमाग से निकल। काम लेना पड़ेगा और निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको इस तरह से टैकल करना पड़ेगा कि नुकसान ना हो। और अगर नुकसान होता भी है, हम्म, क्योंकि सोसाइटी में एक महिला को इस तरह से जो पोर्ट्रेट कर दिया गया है कि इज्जत ही सब कुछ है, नाक कट हम्म, जाएगी, ये वो, ये हम्म, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसने जो गलत किया है वो गलत है, जिसके साथ गलत हुआ है वो गलत नहीं है, कभी भी नहीं एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। ऐसे में पहले अपनी जान बचाओ। जान बचेगी तो आप उन जो आरोपी हैं, ठीक है, उनको आप सजा दिलवा सकते हो। क्योंकि लेकिन अगर वहां पे आप अपना जो क्या कहते हैं, आप अपनी बहुत ताकत खुलकर विरोध नहीं लगाओगे, कर सकते। हाँ। ताकत लगाओगे, कुछ हम्म, विरोध ऐसा करोगे तो आपको जान से मारने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा ही होता है। होता भी है, तो नो डाउट नो डाउट। मुझे मुझे हमेशा लगता है पहले अपनी जान बचाओ, तो उसके बाद आप आगे की चीजें जो है प्रोसेस कर सकते हो। सबसे पहले जान बचानी लेकिन मैं चाहिए। यहाँ पर फिर एक मैम एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना कि कोई लड़की है जिसका कैरियर अभी शुरुआती है ना, वो कहीं जॉब करने जा रही है और उसके साथ उसका जो मैनेजर है या जो उस कंपनी के ओनर है, उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की, है ना, बहकावे में लेकर आने की कोशिश की। अब अगर वो वहां से निकल कर जैसे भी कैसे भी वो निकले, वहां से जब निकल के घर जाती है तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर पे बता सके, क्योंकि उसके फिर सामने ये दिक्कत आती है कि अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर ये होगा कि मेरा पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा, घर वाले बोलेंगे बेटा घर पे बैठो अब, है ना। और अगर मैं नहीं बताती, अगर वो लड़की नहीं बताती है तो उसका शोषण जारी रहेगा। इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, मतलब क्या कर सकती है लड़की? देखिए, ऐसे में क्या होता है, वही मैंने अभी जैसे कहा ना, आप हम्म, ये मत सोचिए कि आपकी इज्जत चलेगी, आपके साथ गलत हो गया तो अब आप हम्म, समाज में, सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। एक ऐसा आया था कि तहलका में आपने देखा होगा, हम्म, मुझे आपकी बातों से तहलका वाला इंसिडेंट याद आ गया। हम्म, ठीक है, वो एडिटर को जो है सजा मिली जब लड़की बोली, तो उस हम्म, लड़की को किसी ने गलत नहीं ठहराया। हम्म, शुरुआत में हो सकता है कि कई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो है आप अपने करियर को हाईकन हम्म, पर ले जाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। हम्म, और जो एडिटर क्योंकि बहुत पावरफुल है उस समय हम्म, सामने वाला, तो आप पर भी इल्जाम लगा दे कि हमें, कई बार ऐसा होता है कि पैसे लूटने के लिए या हाँ। इस तरह की पाने के लिए ये लड़की जो है झूठा इल्जाम लगा रही है, और ऐसे केस, मैं ये आमतौर नहीं पर कह रही कि ज्यादातर तो ये लड़कियों के ऊपर यही आरोप लगता है। यही आरोप लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ऐसे आरोप जो है सही नहीं होते या इस तरह के हम्म, केस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, इस तरह के केस आते हैं। हम्म, लेकिन ये भी सच है कि हमेशा लड़की को ही गलत बताया जाता है हम्म, शुरुआत में। बाद में ही जो है जो कल्प्रिट है उस पर हम्म, उंगली उठती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी बनी है। लेकिन आपने देखा तहलका वाले मामले में कि उनको, आरोपी को सजा मिली, हम्म, और जो लड़की है उसको आज कोई भी नहीं कहता कि उस लड़की की गलती है। और इस तरह के कई सारे जो मीटू वाले भी आप देखते हैं, मीटू वाला मूवमेंट आया, उसमें भी कई सारे, तो कोई महिला को नहीं बता रहा है गलत है, क्योंकि महिला, ऐसा सोसाइटी ये तो बना ही मैम नहीं है कि महिलाओं ये को होता ही है। ये उदाहरण जो मैम आपने दिया ये काफी ऐसे वर्ग का उदाहरण है जहाँ पर कि अभी उतनी अवेयरनेस आ चुकी है। मैं एक आम हम्म। लड़की की बात कर रहा हूँ। भारत आज भी 70% भारत आज भी गांव में रहता है। वहाँ की लड़की अपने सपनों को लेकर बाहर निकलती है। उसके परिवार वाले भले ही राजी नहीं होते तब भी उनसे लड़के झगड़ के जा रही होती, तो उसके सामने फिर कोई ऐसा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वो क्या करे, मतलब या तो वो अपना शोषण करवाते रहे या फिर वो घर वालों को बताएगी तो घर वाले उसको घर बिठा देंगे। आप समझ रही जी, हैं मेरे मैं कहने का? मैं बिल्कुल गांव देहात की आप जो बात कर रहे हम्म, हैं ये बिल्कुल हम्म, है। और इस तरह के इतने मामले आते हैं, जैसे आज भी जो है एनसीआरबी का डेटा भी जो कहता है हम्म, कि डेली लगभग 80 से 90 रेप हो जाते हैं रोजाना, हम्म, जिसमें दलित महिलाओं का जो है 10 का, लगभग 10 महिलाओं का होता है। तो हम्म, सिर्फ 80-90 रेप ही नहीं होते एक दिन में, ये वो रेप केसेस हैं जो जो रिकॉर्ड रिपोर्ट हो रहा है। होते हैं, ठीक। है ना। तो हम्म, उनके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें छेड़छाड़ वाले जो केसेस हैं आप कह रहे हैं, उनमें हम्म, कोई एफआईआर कराने नहीं जाता, उनमें हम्म, कोई जो है कंप्लेंट दर्ज कराने नहीं जाता। और कई सारे तो ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें रेप भी हो जाते हैं, तो उनकी भी कंप्लेंट या तो लिखी नहीं जाती है, या लोग फैमिली के डर से या सोसाइटी के डर से वो लोग हम्म, कंप्लेंट कराने नहीं जाते। तो ये सारी हम्म, चीजें भी हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही डर लगा रहता है कि हमने जैसे ही बताया हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारी हम्म, जिंदगी खराब हो जाएगी, हम शादीशुदा नहीं है तो शादी ही नहीं होगी।
तो ये परिवार का और सोसाइटी ने जो एक ढांचा बना दिया है हाँ। महिलाओं को एक कैद करने का और उनकी इज्जत के इर्द गिर्द जो चीजें बना दी हैं, तो उसको उसको तोड़ने की आज भी जरूरत है। और गांव देहात में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं कि आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इसके लिए तो एक शिक्षा ही है, जब जितना आप शिक्षित होंगे, अवेयरनेस जितना जितनी ज्यादा आप होगी। होगे, हाँ। बिल्कुल वैसे ही आपके पास जागरूकता आएगी। जागरूकता आएगी तो आप जो ये ढांचा बना हुआ है उसको तोड़ पाएंगे। तो ये शिक्षा की ओर ही बढ़ेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। मतलब अवेयरनेस की जरूरत है, और ना सिर्फ लड़कियों में, लड़कियों की जो फैमिलीज हैं उनमें भी, जिसमें, और ये लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं, लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैमिली को अवेयर बनाए, और लड़कियों के साथ अपनी बहन या गर्लफ्रेंड है या दोस्त है जो भी है उसके साथ आप खड़े रहें इस तरह की सिचुएशन में, rather देन कि आप उसके ऊपर आरोप लगाएं। इसके मैं सिर्फ एक दो सवाल। ये भी करूँ कि हमेशा जो है महिलाओं को ही जागरूक करने की जरूरत नहीं है, पुरुषों को जागरूक हाँ, करने की मैंने भी जरूरत वही है। कहा। हाँ, वो गलत करने नहीं हाँ, है, महिलाएं गलत करने नहीं लिखी हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हाँ, पुरुषों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ एक दो प्रश्न अगर पूछूंगा फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं। यहाँ पर आपने जैसे बताया कि अवेयरनेस की जरूरत है। आपने कहा कि जो स्टिग्मा लगे हुए हैं उनको तोड़ने की जरूरत है, लेकिन इसको कैसे किया जाए? अवेयरनेस को कैसे कैसे हम घर वालों को समझाएं इस चीज को, क्योंकि वो नहीं समझना चाहते, या लड़के विशेष तौर पर, घर वालों को छोड़ दीजिए, लड़के समझना नहीं चाहते कि लड़कियों के ऊपर अत्याचार हम लोगों ने किए हैं, वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे जातिवादी लोग हैं वो इस चीज को मानना ही नहीं चाहते कि हमने जातिवाद किया है, हमने सदियों तक एक विशेष वर्ग को वंचित रखा है। तो ये एक बड़ी चैलेंज है, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज भी है और ये बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल सवाल भी है जिसका जवाब देना बहुत आसान नहीं है। तो वही समझदारी है, आप जितना जागरूक होंगे, जितना शिक्षित होंगे, उतना ही आप समझेंगे और समझाएंगे। और परिवार में जो, जैसे मैं अपने पेरेंट्स को आज भी नहीं समझा पाती हूँ कि कास्टिज्म क्या है, क्योंकि अच्छा। उनको नहीं पता है कि वो उनके साथ किस तरह का कास्टिज्म उनके साथ हुआ है। ठीक है, उनके साथ कितना कितना प्रैक्टिस हुआ है उनको नहीं पता है। तो जैसे वो उनको भी लगता है जैसे नियति ऐसी है या हमारी कास्ट ही ऐसी है कि हमें तो झेलना ही झेलना है, हमने कोई कर्म ऐसे किए होंगे, ठीक है, जिसकी हमें सजा मिल रही है। तो आज भी इस तरह के लोगों के दिमाग में बनी हुई है ना चीजें कि हम लोग इस जात में पैदा हुए हैं तो हमारी ही कहीं पुराने जन्मों का ये फल है, हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, तभी हम लोग जो है एक सवर्ण फैमिली में पैदा नहीं हुए और इस फैमिली में पैदा हो गए। तो वही सारी चीजें हैं। आप परिवार को किस तरह से समझाएंगे, बहुत मुश्किल है, वो धीरे धीरे ही होगा। जैसे मैं थोड़ा बहुत जान गई हूँ तो मैं बीच बीच में उनको समझाती रहती हूँ कि किस तरह से जाति के नाम पर ही गालियां हैं, किस तरह से जो है बाबा साहेब ने क्या किया, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से जो है जो एक धर्म है या एक जो अंधविश्वास है उसने किस तरह से जकड़ा हुआ है। तो वो धीरे धीरे आपके घर की बातचीत में शुरू होगा, वो घर के माहौल में शुरू होगा, वो धीरे धीरे होगा। अब आप सोचेंगे कि जादू की छड़ी है, आपको समझ में आ गया, घुमाओ और घर वालों को भी समझ में आ जाए या पूरी सोसाइटी को समझ में आ जाए, तो वो एकदम से नहीं ये एक तरह की प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहेगी और धीरे 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 लोगों को। हाँ। ये एक दो साल में नहीं खत्म होगा, इसको खत्म करने के लिए भी सदियां लग जाएंगी। जिस तरह सदियों में ये स्थापित हुआ है। ठीक। हाँ, सदियां लग जाएंगी, इसको आप एकदम से नहीं खत्म कर सकते। लेकिन ये भी नहीं कि हार मान जाओ कि हम वो तो समझेंगे ही नहीं और हम लोग समझाना छोड़ दें, नहीं, वो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। हो सकता है वो नहीं समझे लेकिन आने वाली पीढ़ी तो भी तो धीरे धीरे ही समझेगी ना वो। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस होगी, एकदम से कुछ नहीं हो सकता। मीना मैम, मैं पितृसत्ता के ऊपर बात करना चाहूंगा। पितृसत्ता पर एक बहुत बड़ी बहस होती है, फिर बीच में कुछ लोगों ने एक पॉइंट किया कि दलित पैट्रियार्की। इस शब्द से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं और इस पर क्या आप बता सकती हैं? देखिए, पैट्रियार्की जो ऐसा है, एक शब्द भी और एक सिस्टम भी ऐसा है कि वो सब में है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सिर्फ एक ही सोसाइटी में है, सिर्फ या एक ही वर्ग के लोगों में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पैट्रियार्की सब जगह है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, सवर्णा हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सब में पैट्रियार्की मौजूद है। इवन सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी वो पैट्रियार्की उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया और वो आगे तक फॉलो करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि कई ये बहुत फेमस है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, तो महिला महिला की दुश्मन नहीं है, उसको बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा कोई ससुर है और वो कह रहे हैं कि घूंघट, बहू से बोलो घूंघट करा, तो ससुर आके नहीं बोल रहे ना मुझे, उन्होंने बोला सास से बोला या उन्होंने नंद से बोला कि बहू को बोलो घूंघट करेगी। तो पीछे से कौन है? और जो कानून है
जो महिलाओं के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, हम्म, तो वो किसी महिला ने नहीं बनाए ना अब तक, हम्म, वो सारे पुरुषों ने बनाए हैं। और हम्म, पुरुष उसको फॉलो करवा रहे हैं जबरदस्ती जबरदस्ती, तो महिला के दिमाग में इतना घुस गया है कि अच्छा ये चीजें जो है सदियों से है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हम्म, तो इसको हमें फॉलो करना ही चाहिए, इसको फॉलो करना है। तो वो किसी महिला ने नहीं कराया, सारे पुरुषों ने कराया, और वो सब सारे के सारे पुरुष एक जैसे इसमें हैं। किसी में कम दोनों। है, हाँ, किसी में ज्यादा है, हम्म, लेकिन है जरूर, चाहे वो महिला या चाहे वो दलित हो, चाहे हाशिए पे हम्म, जो खड़ा समाज है, मैं कह रही हूँ हाशिए पे खड़े समाज में भी वो पैट्रियार्की नहीं गई है, तो जो हाशिए पे खड़ी महिला है हम्म, उसको तो और ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा है, क्योंकि हम्म, वो हाशिए के भी हाशिए पे खड़ी हुई है। हम्म, ठीक है, तो हम्म, ये चीज कभी जाएगी नहीं। जैसे अब हम्म, मैंने मूक नायक क्यों शुरू किया, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिली, तो जो है जो हाशिए पे खड़े समाज है उसने अपना मीडिया शुरू किया, लेकिन अपना मीडिया जिन्होंने शुरू किया उसमें भी तो सारे पुरुष ही थे, महिला क्यों नहीं थी, एग्जैक्टली। हम्म, है ना? तो क्यों हम्म, जो है हम जैसे लोगों को क्यों अभी पहली बार ही आना पड़ रहा है, क्यों पहला ही बन रहा है इस तरह का मूक नायक क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हम्म। मैंने देखा कि यहाँ पे भी जितने भी जो हाशिए पे खड़े समाज की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी सिर्फ एक पुरुष का ही एक गhetto बना वो रखा भी है वहां पे कि आमतौर पर देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज ही है, अगर देखा जाए। पुरुष ही है। और आप देखिए कि जब कोई इस समाज की महिला भी आगे बढ़ती है, क्योंकि मैं खुद हम्म, का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे, जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो खुद मेरे समाज ने ही मुझे धोखा दिया। ऐसा बाबा साहिब भी कहते हैं ना कि मुझे हम्म, सबसे ज्यादा धोखा मेरे समाज ने दिया है। हम्म, दूसरों से हम्म, तो उन्होंने उम्मीद नहीं करी, लेकिन मेरे समाज हम्म, ने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया। तो हम्म, ऐसा ये आज भी है कि हम्म, हमारे समाज ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि अच्छा हमारे समाज की महिला ही क्यों आगे बढ़ गई, इसको हम्म, पीछे खींचो, वापस लेकर आओ हम्म, इसको, हम्म। ये कैसे आगे बढ़ेगा, इसको अच्छा, देखो। ये भी एक तरह का विरोधाभासी कहेंगे इसको कि हम जो पुरुष हैं वो डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण देते हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले का उदाहरण देते हैं, माननीय काशीराम साहब का उदाहरण देते हैं, जो खुद चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर बन सकते थे लेकिन उन्होंने मायावती जी को अंग किया। उन ऐसे महापुरुषों का उदाहरण देने के बाद भी हम अपने समझ में कोई भी सुधार लाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग, आप जैसे आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि सब लोग लगाए रहते हैं जय भीम का नारा लगाने के लिए, लेकिन उन्हीं के घर में प्रतिसत्तात्मक जो पूरा एक सिस्टम है उसकी जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं, और इसका कोई भी सॉल्यूशन ऐसे आमतौर पर दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो यूथ है वो समझेगा और वो उसके इसका प्रतिकार करेगा, इसका विरोध करेगा और कुछ चेंजेस लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। मीना जी आपका। अच्छा, हाँ, आनी आप ऐड कर दीजिए प्लीज, कुछ ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू। मैं बस आखिरी में यही ऐड करना चाह रही हूँ कि हम जिन बहुजनों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बाबा हम्म, साहिब हो, फातिमा शेख हो, हम्म, फातिमा शेख तो खैर खुद महिला थी, चाहे हम्म, फूले हों, ठीक हाँ, है, तो हम लोग एक ऐसे बहुजन को या ऐसे बहुजन आइकन को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हाँ, काम किया, और उनके हाँ, इर्द गिर्द महिलाएं ही घूमती थी कि मैं इनको कैसे आगे बढ़ाऊं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ज्योतिराव फूले ने अपनी बीवी को आगे बढ़ाया, उन्होंने किस हम्म, तरह से अपनी बीवी को ना, बल्कि पूरे आज हम जो पढ़ रहे हैं उनके वजह हम्म, से हमने जो है हम्म, शिक्षा ग्रहण की है। तो हम्म, उन्होंने महिलाओं के इर्द गिर्द सोचा, लेकिन आज भी जो उनको उनके आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग नहीं सोच पाते। वो अपने घर से, जैसे मैं कई सारे प्रोग्राम में जाती हूँ और मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो मैं वहां पे यही बोलती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा तादाद जो है यहाँ पुरुषों की क्यों दिखती है, महिलाओं हम्म, की क्यों नहीं दिखती? क्यों हम्म, महिलाएं, आप जो खुद पुरुष आ रहे हैं, तो आप अपने साथ के घर की महिलाओं को तो ला सकते हैं, क्योंकि आपके घर में माँ होगी, बहन होगी, हम्म, बीवी होगी, चलो बीवी किसी किसी की नहीं होगी, बहन नहीं होगी, हम्म, लेकिन माँ तो होगी, हम्म। या आपके दोस्त आसपास तो इर्द गिर्द होंगी, में कोई ऐसी महिला होगी महिला दोस्त तो होगी आपकी कोई ना कोई। हाँ, इर्द गिर्द में कोई तो महिला होगी जिसको आप लेकर आ सकते हैं। हम्म, तो कम से कम वो 50-50 वाला तो आंकड़ा होगा ना एक साथ, हाँ, कि जो जितने पुरुष आ रहे हैं वो एक एक को भी लाएंगे तो वो 50-50 वाला आंकड़ा पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग खुद ही अकेले पहुंच जाते हैं सुनने के लिए सबको। हम्म, हम महिलाओं को क्यों नहीं ला रहे? अब उसका कई लोग जो कारण बताते हैं कि महिलाओं को घर में बहुत सारे काम हैं, बच्चे हैं, खाना तो है, वो है, तो बहुत सारी और भी वो काम आप खुद भी तो कर सकते हो ना, हाथ बटाइए उनसे। वही सारी चीजें मैं उनको यही कहती कि उन कामों को बोलो कि वो काम वहीं पे छोड़ें, बच्चे हैं तो साथ लेकर आए, नहीं है तो कोई बड़ा है तो उनको रखवाने के लिए बोल दें, और जो घर के बाकी काम है उनमें बोलो कि हम लोग इसमें आपका सहयोग हाँ, करेंगे, हम इसमें क्या आपका हाथ दिक्कत है, बटाएंगे। तो घर सभी का है ना, तो सब काम ये करेगी। काम जरूरी है, और हाँ, आप अभी हमारे साथ सुनने चलो। तो ठीक। इससे क्या है, वो आपके घर की महिला इससे जागरूक होंगी, और वो जब जागरूक होंगी तो वो आसपास ना वो अकेली जागरूक होगी, वो और लोगों को भी हम्म, जागरूक करेगी। लेकिन हम लोग ऐसा करते ही नहीं है, हम खुद ही अकेले पहुंच जाते हैं। ये ये विडंबना ही है अपने समाज की। खैर, मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि
हमारे समाज के अंदर बदलाव जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मीना मैम आपका, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे तरीके से हमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू जय।